ट्रांसमिट होता है। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ भी किया कि प्रिंसिपल, चैप्टर का नाम देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पीछे क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ है। अब हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि एग्जैक्टली इन मॉलिक्यूल है, आखिरकार वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन सी वो स्ट्रक्चर है, कैसी वो दिखती है, प्रोटीन है, लिपिड है, एग्जैक्टली वो है क्या, हमें ये पता करना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी गुंजन आपको पता है वो डीएनए है, ठीक है, अभी अपने आप को 1900 में ले जाओ, हमें नहीं पता वो डीएनए है। अभी हम लोगों ने मेंडल के साथ रिसर्च किया है सिर्फ कि कुछ ना कुछ चीज है जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अब उस स्ट्रक्चर है क्या हमें वो पता लगाना है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करने पड़ेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए। यहाँ हमारे पास यही एक सब्सटेंस है जिसको आप डीएनए बोल रहे हो, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर पता करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, डीएनए किस किस चीज से मिलके बना होता है, डीएनए की लोकेशन पता करेंगे, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो दिखता कैसे है, कैसे अपने आप को मैनेज रखता है वहां पे। फिर उसकी सारी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि डीएनए से कैरेक्टर तक लेकर डीएनए अपने आप को कैरेक्टर में कन्वर्ट कैसे करता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा हम पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ट्रांसक्राइब करता है, कैसे वो प्रोटीन बनाता है, फिर वो प्रोटीन अलग अलग कौन कौन से जगह पे जाके हम लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है, हम लोग यहाँ पे एक रिसर्च करने वाले हैं, उसमें हम लोग पता करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। हमें जेनेटिक मटेरियल का ही तो रिसर्च करना ना यहाँ पे। यस मैम यस। तो अगर आपसे मैं जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन पूछती हूँ तो क्या डेफिनेशन दोगे आप? विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रहती है, उसी को तो बोलते हैं ना जेनेटिक मटेरियल। यस मैम अब हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं एंड एवरेज। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब देखना इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आप ऐसे समझ लेना, इसको याद रखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, जनरली आप लोगों ने देखा होगा लैब आज के टाइम में तो बहुत साफ सुथरी होती है, लेकिन अगर आपने कोई पुरानी मूवीज देखी होगी उसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट लोग बहुत बहुत साल तक रिसर्च करते रहते हैं एक ही अपने आप को रूम में बंद करके। तो उस रूम के अंदर बहुत सारे चूहे आ गए थे, तो इन्होंने सोचा कि अपना एक्सपेरिमेंट क्यों ना हम चूहों पे ही करना शुरू कर दें। माइस के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया माइस के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, इन्होंने लिया सबसे पहली चीज, कब किया था एक्सपेरिमेंट? 1928 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज किया क्या क्या, माइस यूज किए बहुत सारे, ठीक है, और एक बैक्टीरिया यूज किया, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कोज करता है? निमोनिया कोज करता है ना, इट कोज निमोनिया। मैम TOCO लिखा है आपने? स्ट्रेप्टोसीओसीओयूएस नहीं, COCCUS, ये कोकस, COCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कोज करता है। अब हमारे पास जब भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर दो स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन पाया जाता है।
तो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर 2 स्ट्रेन थे। फर्स्ट स्ट्रेन था मेरे पास आर स्ट्रेन, आर मतलब रफ स्ट्रेन। सेकंड था मेरे पास एस स्ट्रेन, एस मतलब स्मूथ स्ट्रेन। Side. और जी मेरे पास आर था, आर मीन्स रफ, रफ मतलब ऐसा स्ट्रेन था जो कि हार्मलेस था। हार्मलेस मतलब निमोनिया कोज नहीं करता था। जबकि मेरे पास एस स्ट्रेन था, ये Harmful. स्मूथ स्ट्रेन था और Harmful. वायरुलेंट था, वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमेशा क्या करेगा, डू नॉट कोज निमोनिया, निमोनिया कोज नहीं करेगा। एंड एस स्ट्रेन निमोनिया कोज करेगा। मैम वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? वायरुलेंट वायरुलेंट का मतलब जो खतरनाक होता है, वायरुलेंस कोज कर रहा है, डेंजरस। मैम ठीक है, फिर हम इन्होंने एक्सपेरिमेंट में हमने बोला 2 चीजें यूज किया, माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन्होंने एक माइस लिया, माइस बना दो एक अच्छा सा। ये हमारे पास माइस आ गया। अब इन्होंने माइस को लग रही है इंजेक्शन दिया। फिश लग रही है ना ये? मैम, चीटी। चीटी लग रही है मैम, यस मैम। अरे माइस बनाने का एक छोटा सा वो बेबी तो होता था ना, वो एम और 3 करके कुछ बनाते थे। मैम मुझे पता है, पहले मैम एम बनाते हैं, फिर उसके आगे छोटा सा एल बनाते हैं, इसे फिर सर्कल गोल सा, और फिर पूंछ। बस ऐसे बना लूं? यस मैम, अब ले तो लो। कुछ माइस मैम लग रहा नहीं लग रहा है। है ना? तो इन्होंने माइस पकड़ा और इसको एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन भी सही बनाया। अब इंजेक्शन के अंदर इन्होंने क्या डाला, इंजेक्शन के अंदर इन्होंने डाल दिया आपका, कौन सा स्ट्रेन डाले पहले, आर स्ट्रेन। Hard stay. अब आप खुद बताओ मेरे पास, भाई आर स्ट्रेन लगाया मैंने इंजेक्शन अपने माइस को, तो माइस को निमोनिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा मैम. नहीं होगा। तो मतलब माइस हमारा जिंदा रहेगा। लिविंग होगा. बच गया. चलो, फिर ये माइस तो बच गया, दूसरा माइस पकड़ा हमने। इंजेक्शन लगा दिया, और कौन से वाला इस बार, एस स्ट्रेन का। यस मैम। अब क्या होगा माइस के साथ, निमोनिया। निमोनिया कॉज होगा, डेड हो जाएगा. हो जाएगी। फिर एक और माइस लिया, अब इन्होंने क्या किया, जो है हमारा एस स्ट्रेन था, इस स्ट्रेन को हीट कर दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, हीट एस स्ट्रेन। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैम बच जाता होगा. लिविंग होगा. एग्जैक्टली लिविंग रहेगा। फिर दोबारा से इन्होंने एक और माइस लिया, अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ही लिया। एस्ट्रेन का मतलब क्या है? क्या बेटा? मैम हीट किल्ड एस्ट्रेन का मतलब क्या है? अब बताते हैं। देखो हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर लाइव स्ट्रेन लिया, दोनों को मिक्स करके। देखो भाई ध्यान से दोबारा सुनो, माइस लिया, उसको आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया। आर स्ट्रेन कैसा था, हार्मलेस था, कोई निमोनिया कोज नहीं कर रहा था। तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस जिंदा रहा। सेकेंड केस लिया, माइस को एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया। एस स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जो वायरुलेंट है, जो निमोनिया कोज करता है, तो हमारे माइस को निमोनिया हो जाएगा, माइस की डेथ हो जाएगी। फिर थर्ड केस में क्या लिया इन्होंने, जो एस स्ट्रेन है, स्ट्रेन कुछ नहीं है, स्ट्रेन मतलब हमारे पास एक बैक्टीरिया का टाइप है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का टाइप। तो हमने बैक्टीरिया को हीट कर दिया। बैक्टीरिया को हीट करने पे हमने देखा कि चलो हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को हीट करके देख लेते हैं। मतलब रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो,
इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं पता उनको कि हीट करने से क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। और एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता है कि जो भी चीजें हमारे माइंड में आ रही होती है हम लोग वो करते हैं, फिर उसी से हमारा अच्छा रिजल्ट भी निकल जाता है, बहुत बार रिजल्ट नहीं भी आते हैं। तो उन्होंने आज ऐसे स्ट्रेन को लिया, हीट कर दिया, फिर वो देखना चाह रहे थे होगा क्या इससे। तो इन्होंने देखा कि भाई फिर से हमारा जिंदा जो माइस था वो जिंदा रहा। अब इसके पीछे अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट होते तो आपके माइंड में क्या होगा कि जब बैक्टीरिया जिंदा था वो वायरुलेंट था, लेकिन जब मैंने उसको हीट कर दिया बैक्टीरिया को तो वो निमोनिया कोज नहीं कर पाया। निमोनिया कोज नहीं कर पाया, इट मीन्स हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो गई, उसकी वायरुलेंस पावर फिनिश हो गई। मैम समझ आ रहा है? मैम यहाँ मर Yes, जाएगा, ma'am. हीट दिया तो फिर तो वो तो जिंदा है ना, मतलब लेकिन यहाँ मर जाएगा ना मैम। माइस जिंदा है ना, बैक्टीरिया तो मर जाएगा। हाँ बैक्टीरिया मर गया, माइस तो जिंदा है। अरे थर्ड एक्सपेरिमेंट मैम तक माइस सोचो, मर अभी जाएगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट तक सोचो, बस आगे मत Yes. जाओ, थर्ड तक सोचो। मतलब आपके माइंड में तो ये आएगा ना बैक्टीरिया मर चुका होगा, उसकी वायरुलेंस भी खत्म हो गई, तभी तो हमारा माइस जिंदा है, यस मैम। है ना। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, वही हमारा किल्ड वाला बैक्टीरिया लिया, उससे उसको मिक्स कर दिया एक आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ, दोनों को मिक्स करके फिर इंजेक्शन लगा दिया। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, सुनना पहले ध्यान से सुनना। मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके हो तो रटा रटा आंसर दोगे, लेकिन इस मैम कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ा मैम। नहीं पढ़ा ना। नहीं पढ़ा। हीट किल्ड एसिस्ट्रेन, सुनो, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन है, जब हीट किल्ड एसिस्ट्रेन तब तो हमारा जिंदा था माइस, और जब आर लाइव स्ट्रेन लगा रही थी तब भी जिंदा था, तो दोनों का मिक्सअप करके भी जिंदा ही रहना चाहिए ना माइस। यस मैम। हाँ इस चीज को कोई कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? जैसे गुंजन ने बोला माइस की डेथ हो जाएगी, जिंदा क्यों ही होगी माइस? रहते, क्योंकि आर तो फिर वो तो निमोनिया कॉज नहीं करता, और एसिस्ट्रेन और हीट किल्ड वो भी निमोनिया मतलब बैक्टीरिया को मार दिया, तो जिंदा रहना चाहिए। हाँ बताओ दीपक और गुंजन, क्यों डेथ हुई? मैम जो ये एस स्ट्रेन होगा मैम एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिलीज कर देगा, जिसको कि आर जो स्ट्रेन होता है वो टेक अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि वो मैम पैथोजेनिक बन जाता है, इसलिए वो निमोनिया कॉज करता है। मतलब आप यहाँ पे ये बोल रहे कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, यस मैम। है ना। चल, हमने बोला कि ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब वायरुलेंस वाली जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ एसिड स्ट्रेन के अंदर थी, आर के अंदर तो नहीं थी। एग्री? तो जब हमने सिर्फ अकेला हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन डाला तो वायरुलेंस की प्रॉपर्टी कहाँ गायब हो गई थी? डाला मैम तब वो बैक्टीरिया के साथ ही रह लोगे, इसमें सबके साथ कोई और था नहीं जिसमें वो ट्रांसफर कर पाएगा। तो मतलब जो हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास पावर होती है अपने आप को ट्रांसफर करने की एक जगह से दूसरी जगह में, है ना। तो हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन ने क्या किया, अपने अंदर से कुछ ना, मतलब हमारे माइंड में तो ये आएगा ना कि जब माइस की डेथ हुई, यहाँ पे लिख लो चलो पहले, डेथ, माइस की डेथ हुई, इससे हमारे माइंड में ये आएगा कि भाई आर लाइव स्ट्रेन का तो कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पास तो वायरुलेंस की प्रॉपर्टी थी ही नहीं। अब हमारे माइंड में ये चीज आएगी कि भाई जो हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन था ना, उसको हीट करने से उसके आउटर स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा है, उसकी वायरुलेंस प्रॉपर्टी अभी भी जिंदा है। लेकिन थर्ड केस में उसने अपनी वायरुलेंस प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखा पाई? क्योंकि उसके बाहर का जो सब्सटेंस था वो ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं उसको, माइस के अंदर वो ट्रांसफर करने वाली कैपेबिलिटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वायरुलेंस ट्रांसफर नहीं हो पाया माइस के अंदर। लेकिन हमारे फोर्थ केस में उसको ट्रांसफर करने के लिए उसने आर लाइव स्ट्रेन का यूज कर लिया और अपनी वायरुलेंस प्रॉपर्टी यूज कर ली, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को ये समझ में आता है कि हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन से आर एसिड स्ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से हमारा आर लाइव स्ट्रेन यहाँ पे वायरुलेंट बन गया। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, एसिड स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में समथिंग गेट ट्रांसफर्ड। थिंग को हमें फाइंड करना है कि भाई ये समथिंग एग्जैक्टली है क्या। इससे पहले ना, जैसे कि ये समथिंग को फाइंड करेंगे, इससे पहले हमारे ग्रिफिथ के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए
कि कहीं इसमें माइस का कोई रोल तो नहीं है, माइस ने तो हेल्प नहीं किया इस स्ट्रेन को कुछ ट्रांसफर करने के लिए, या हमारा माइस पहले से बीमार हो। बहुत सारी चीज आई थी उनके माइंड में, लेकिन फिर फाइनली वो एक ही कंक्लूजन पे आए थे कि कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई है। अब उस ट्रांसफर को पता करने में हमारे ग्रिफिथ तो फेल हो गए थे, वो नहीं बता पाए थे एग्जैक्टली वो कौन सा सब्सटेंस है। तो उस चीज को पता करने के लिए हमारे पास एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको हमने क्या बोला था, बायो केमिकल एनालिसिस। क्योंकि अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये पता करना है कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर वो कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हुआ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1920 बायोकेमिकल एनालिसिस हुआ था 1944 में। साइंटिस्ट के नाम लिखो, 3 साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ओटी, एवरी, सी मैक्लियोड मार्काट ये 3 साइंटिस्ट मैम इन्वॉल्व। 1933 से 1944 के बीच में था एनसीईआरटी। क्या बेटा? मैम 1933 टू 1944 एग्जैक्टली हुआ 1944 में ही था, इसलिए मैं 1944 ही लिखवा देती हूँ। बट आप लोग एनसीईआरटी का लिखना चाहो एनसीईआरटी का लिख सकते हो। देख लो बेटा लास्ट स्लाइड। अब बायोकेमिकल एनालिसिस में उन्होंने क्या किया, जो हमारा एस स्ट्रेन था वो भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब किसी भी बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? प्रोटीन, डीएनए और आरएन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड डीएनए। क्वेश्चन ये आता है ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हमने कौन से वाले स्ट्रेन के लिए थे? कौन से वाले स्ट्रेन के लिए? सिर्फ एस नहीं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और इनको 1 बाय 1 करके मिक्स कर दिया आर लाइव स्ट्रेन के साथ। अब एक्सपेरिमेंट देखा गया कि क्या क्या मेरे को यहाँ पे रिजल्ट्स मिलता है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया जिसका हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, उसको आर लाइव स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, तो मैंने चेक किया कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है क्या जो हमारे आर लाइव स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे पता चला ऐसा नहीं हुआ, हमारा माइस यहाँ पे जिंदा था। लिपिड के केस में भी माइस को कुछ नहीं हुआ, प्रोटीन के केस में भी माइस को कुछ नहीं हुआ, बट डीएनए के केस में माइस की डेथ हो गई। जिससे मेरे को पता चलता है कि भाई ये डीएनए की वो सब्सटेंस है जो आर लाइव स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हुआ था। तो क्या प्रूफ करता है ये? मैम जो समथिंग था वो डीएनए। Exactly. This proved that DNA is the transforming agent. It is not destroyed. मैम आरएनए भी तो कंसाइड भी किया था। If the cells are filled with heat. एक सेकेंड बेटा, अब बताओ आरएनए का क्या बोल रहे हो? मैम उन्होंने आरएनए पे भी तो यही सेम प्रोसेस करके देखा था मैम। बेटा बैक्टीरिया के अंदर आरएनए नहीं होता, इसलिए इस वाले एक्सपेरिमेंट पे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दूसरे केसेस में वो कर सकता है अगर हम वहां पे कोई बैक्टीरियोफेज वगैरह ले ले तो।
इवन लास्ट एक और इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या हुआ। क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि डीएनए किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन होते दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल है। मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द आरएनए। अगर हमारे वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता ना, तो इतना ज्यादा ही कोरोना हमारा स्प्रेड हुआ था ना, इतना नहीं होता, इतने नए नए वेरिएंट्स नहीं मिलते, क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और आरएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, इसलिए नए नए वेरिएंट्स मिलते रहते हैं। मैम लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो। लास्ट लाइन में बेटा ये लिखा है मैंने, दिस प्रूव दैट कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, जो अभी मैंने इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड वाले बताओ। It is not destroyed if the cells are killed with heat। मतलब अगर मैं कोई भी सेल लूंगी, उसको हीट करूंगी, तो सब कुछ उसके अंदर से डिस्ट्रॉय हो सकता है एक्सेप्ट उसका डीएनए। ओके ठीक है। अब ये हमारे सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहोगे, ऊपर लिख लेना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि भाई एक ही एक्सपेरिमेंट से हम लोग नहीं प्रूव करके दे सकते कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया कि हम नहीं कंसीडर करते कि आप डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस चीज को 100% सिक्योर करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जिसको हमने बोला था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1952 में। अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया इन्होंने, यहाँ पे यूज किए थे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज भी इसको बहुत लोग बोलते हैं। बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस होता है ये। बैक्टीरियोफाज आर दोज वायरसेस दैट किल्ड बैक्टीरिया। Exactly. Virus which infect bacteria। ये आप लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। यस मैम। मैम Which infect bacteria। ठीक है। वहां पे एक और टर्म पढ़ा होगा आपके अपने प्रायोन्स और वायरॉइड्स। और वायरस हमारी कितने सी चीजों से मिलके बने होते हैं, दो चीजें होती है वायरस के अंदर, यस मैम। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड, है ना, दो चीजें होती हैं सिर्फ। अगर मैंने वायरस के अंदर से प्रोटीन कोड हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बच गया, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, वायरॉइड, है ना। और अगर मैंने उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड हटा दिया और सिर्फ प्रोटीन बच गया, तो तो वायरॉइड के अंदर क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड और प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन्स। ठीक है। यहां से हमारे माइंड में एक डाउट ये क्रिएट होता है कि प्रायोन भी हमारे इन्फेक्टियस होता है। इन्फेक्टियस का मतलब जो इन्फेक्शन कोज करता है। तो प्रायोन्स के अंदर तो सिर्फ प्रोटीन है, तो इन्फेक्टियस कैसे हुए, बिकॉज इन्फेक्टियस तो जनरली डीएनए या आरएनए होता है, प्रायोन्स कैसे इन्फेक्टियस होता है। मैम ये वो एब्नॉर्मली फोल्डेड होता है ना प्रोटीन। एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रियांशु, बिकॉज इनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी फोल्डिंग एबनॉर्मली होती है, जिसकी वजह से वायरुलेंट बन जाता है। एक डिसीज का नाम पढ़ा होगा आपने, BCJ डिसीज, या फिर एक लाफिंग डेथ डिसीज, जो प्रायोन सी कोज करता है। ठीक है। चलो, ये तो था थोड़ा सा 11th का। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज लेंगे, मतलब वायरस लेंगे और एक बैक्टीरिया लेंगे, उनके अंदर इन्फेक्शन कोज कराएंगे, वायरस से बैक्टीरिया में इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन किस बेसिस पे होगा,
कि भाई हमें ये पता करना है कि इन्फेक्शन के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। प्रोटीन या डीएनए दोनों में से कौन सा सब्सटेंस है जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो हमें पता चल जाएगा ना, जो ग्रिफिथ ने बताया था डीएनए की वही होता है। अभी पता कैसे चलेगा, हम यहाँ पे क्या कराएंगे, रेडियो लेबलिंग कराएंगे। अब रेडियो लेबलिंग में हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को पता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है ना, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। और जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस, फोस्फेट प्रेजेंट होता है, फोस्फोरस, सल्फर। तो हमने क्या किया, इसके प्रोटीन के सल्फर को रेडियो लेबल्ड कर दिया। मतलब जो हमारा बैक्टीरियोफाज है, जो हमारा वायरस है, उसके प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड कर दिया, प्रोटीन में सल्फर को, और डीएनए को रेडियो लेबल्ड कर दिया। अब आप खुद देखो, सपोज करो कि आप लोग भी लैब में काम कर रहे हो, ठीक है। चलो इसके थोड़े से डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स इसके परफॉर्म किए गए। ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसका जो अभी जेनेटिक मटेरियल को मत करो, अभी प्रोटीन को कर। इसके प्रोटीन को मैंने रेडियो लेबल्ड कर दिया सल्फर 35। सल्फर 35 ही तो होता है ना। यस मैम, SO4। इसको इन्फेक्शन कोज कराया, इसको छोड़ दिया एक बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही हमारे पास वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, करता है। जेनेटिक मटेरियल इसका इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने क्या किया, अब इस बैक्टीरिया को स्टडी किया, मतलब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ऐसा समझ लो, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के पास खुद का नॉर्मल प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा ना। और अगर हमारे पास प्रोटीन ही वो सब्सटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो मेरे को इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो लेबल्ड प्रोटीन मिलना चाहिए ना। यस मैम। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मेरे को देखने के लिए मिला नो रेडियो एक्टिविटी। डिटेक्टेड इन सेल, कोई भी रेडियो एक्टिविटी मेरे को मिली ही नहीं इसके अंदर। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, इससे मेरे को ये पता चलता है ना कि भाई प्रोटीन नहीं ट्रांसफर होता, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर ट्रांसफर हो रहा होता तो मेरे को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेडियो लेबल्ड मिलता। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट कराया जिसके अंदर मैंने उसके न्यूक्लिक एसिड को, मतलब फोस्फेट को रेडियो लेबल्ड कर दिया, फोस्फेट 32। फिर इसको बैक्टीरिया के साथ सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम करते हैं इन्फेक्शन, फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है ब्लेंडिंग, और फिर हम इसको स्टडी करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया इसने, अब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर मेरे को रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिली P32। तो इससे मेरे को पता चला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 डिटेक्टेड इन सेल। इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है, कि DNA is the genetic material। यस मैम। DNA is the genetic material। लिख लो इसको जल्दी जल्दी। मैम हाँ बेटा। जैसे जो हमारा जो फॉस्फोरस 32 है, जो हमारा मैम फॉस्फोरस 32 है, तो ये डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप पे जाके लग जाए।
32 मतलब हम उसको सिर्फ रेडियो लेबल्ड बनाते हैं। फॉस्फोरस नेचुरली डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, हमने उसके अंदर रेडियो लेबलिंग कर दी। जितने भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो सारे रेडियो लेबल्ड करा दिए। ये किया बस हमने, कोई नया फॉस्फोरस ऐड नहीं किया। जो ऑलरेडी फॉस्फोरस प्रेजेंट थे उन्हीं को रेडियो लेबल्ड किया ताकि हम उनको अलग से डिटेक्ट कर पाए। मतलब उनको रेडियो एक्टिव बना दिया, जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं। हो गया सबका? यस मैम। वो मैम अच्छा कर लो अर्चना। मैम हो गया। अब लिखो कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में। अगर हम सबसे पहले, अब जैसे कि हम लोग डीएनए आरएनए के लिए टर्म यूज कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स थे किसने इनको डिस्कवर किया था, फिर किसने आइसोलेट किया था? सबसे पहले आइसोलेशन समझते, बाहर निकालना डीएनए और आरएनए। एक होती है चीज डिस्कवर करना, कि मैंने पता कर दिया कि ये मेरा सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट मिलेगा, वो तो डिस्कवरी हो गई। लेकिन मैं अगर उनको वहां से आइसोलेट भी कर पा रही हूँ, आइसोलेट करके मैं उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट भी बता रही हूँ कि मेरे पास ये डीएनए, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है, शुगर होता है, वो हो गया आइसोलेशन। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किसने किया था? आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्टर। और न्यूक्लिक एसिड को जब आइसोलेट किया गया, स्टार्टिंग में उसका नाम न्यूक्लिक एसिड ना रख के न्यूक्लिन रखा गया था। फिर न्यूक्लिक एसिड उसको किसने नाम दिया था? ऑल्टमैन ने दिया था। पहले न्यूक्लिन बोला गया उसको, फिर ऑल्टमैन ने उसको न्यूक्लिन से चेंज करके न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड किया। ठीक है। और सबसे पहले डीएनए को किसने सिंथेसाइज किया था? आर्टिफिशियल डीएनए, मैम बोला इन था, वाइट्रो। क्या बेटा? पहले न्यूक्लियन बोला था और फिर बाद में आइटमैन बोला था। ऑल्टमैन साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ओके मैम। मतलब पहले न्यूक्लिन बोला गया उसको, फिर ऑल्टमैन ने न्यूक्लिन से चेंज करके उसको न्यूक्लिक एसिड बोला। अच्छा इसको लिख लो, न्यूक्लिन वॉज renamed by yes. अब ठीक है। ओके मैम। चेंज क्यों करा था? क्या बेटा? मैम नाम चेंज क्यों करा उसका? बेटा होता है साइंटिस्ट लोगों को, उनको लगा कि ये न्यूक्लिन तो है बट इसके अंदर एसिडिक ग्रुप इनको मिला था फॉस्फोरस, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नेम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया। सिर्फ एसिडिक ग्रुप की वजह से इन्होंने नेम चेंज किया था इसका। डीएनए को सिंथेसाइज किया था इन वाइट्रो, मतलब लैब में। सबसे पहले किसने? कॉरनबर्ग ने। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। डीएनए कितने टाइप के हो सकते हैं? डीएनए मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पहला, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। क्या क्या नाम बताया? दिस वन इज सिंगल स्टैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब ऐसे ही याद रखना, सिंगल स्टैंडर्ड को आगे हम शॉर्ट में एसएस लिखेंगे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड को डीएस लिखेंगे। अभी भी डीएस लिख दो, समझ जाओगे ना? यस मैम। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए and this one is linear single stranded linear DNA and this one is double stranded
लीनियर DNA। हमारे पास डीएनए कैसा होता है? डबल डबल लीनियर ना। यस मैम। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किसका होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मैम क्लोरोप्लास्ट में होता है इकोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। हो गया? यस मैम। चैप्टर कब स्टार्ट हुआ था? विवेक कुछ बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ ये वाला चैप्टर स्टार्ट कब हुआ था? आज ही हुआ है बेटा चैप्टर स्टार्ट। ये अभी तक सिर्फ मैंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशन, हार्शियम चेज का बताया, उसके बाद ये स्लाइड है बस। आज आप फर्स्ट टाइम आए होगे क्लास में। यस मैम, मेरे को शिफ्ट करा था तो आप मैम। मेरा ना मैम कैटलिस्ट था पहले, फिर मेरा वाइवा लेके करा गया। कैटलिस्ट में तो अंजलि मैम पढ़ा रही है ना। यस मैम। वहां पे भी आई गेस चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। मैम मेरे को उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा ना डाउट रह जाता है, तो मैं ना नहीं पढ़ता। काफी। चल देखो, अब पहले एक बार डायग्राम्स पे आता है। अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मेरे को साइज पता करना है, मेरे पास है सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए सपोज कर दो, तो मैं उसको साइज कैसे फाइंड करूंगी? मैम उसे स्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड के उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करके, है ना। लेकिन अगर मेरे को कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर उसका साइज कैलकुलेट करना है या साइज मीजर करना है, तो किस फॉर्म में करूंगी? हमेशा बेस पेयर्स की फॉर्म में। दो फॉर्म्स हैं, या तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में काउंट कर लो कि कितने न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर, अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड है तो। डबल स्टैंडर्ड में बेस पेयरिंग। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस पेयर कैसे बनता है, डीएनए की स्ट्रक्चर जब डिटेल में बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके मैम। अभी लिख लो तो लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ना, यस मैम। and this is also equals to number of base pairs in case of डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसे ही हम लोगों को कुछ डीएनए याद रखने पड़ते हैं, बहुत इजी है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? लुबना बताएगी। वायरल लुबना बताएगी। टाई इंटू 174, ठीक है। बैक्टीरियोफेज हमें फाई क्या बेटा सिंबल है, ऐसे इनका नामकरण रखा गया है। बैक्टीरियोफेज लेम्डा। और हम 174 के रूप करा मल्टीप्लाई। 174 नंबर पे आइसोलेट हुआ था इकोलाई, और फिर ह्यूमन डीएनए, और फिर जीनोमिक डीएनए। इनका साइज हम लोगों को याद करना है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज 5 इंटू 174, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 5386 न्यूक्लियोटाइड। इससे मेरे को पता चल रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। बैक्टीरियोफेज लेम्डा 48502 बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड है। इकोलाई 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। बेस पेयर को मैं आगे भी शॉर्ट में बीपी लिखूंगी, ब्लड प्रेशर मत समझ लेना उसको। ह्यूमन डीएनए मैम 48502 है। मैम ये 48 कॉइल ये लिखा है। 48502 जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कितना होगा? हाफ ना इसका
हाफ मैम हैप्लॉइड होता है ना जी। लिखो जल्दी से। मैम हो गया। अब आ जाओ डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए हमारा दिखता कैसा है? मैम बैक्टीरियोफेज लैम्डा क्या है? बेटा बैक्टीरियोफेज लैम्डा भी एक वायरस है। वायरस है, नेम इनके बहुत अजीब दिए गए हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज के अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। सो मैं क्या बता रही थी, हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए की लेंथ तो सबको पता चल गई है ना? Yes, ma'am. 6.6 into 10 to the power 9 बेस। 9 बेस पेयर। तो बेस पेयर्स की फॉर्म में है। अगर मैं उसको प्रॉपरली मेजर करूँ तो कितना मिलता है डीएनए? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। 2.2 ठीक है, ये हुआ। अब डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव? सही में? अच्छा, मैम नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। और डीएनए का नेचर क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? एसिड। एसिड। एसिडिक। अब डीएनए हमारा 3 चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहले इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास होते हैं बच्चों 2 टाइप के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। कौन प्यूरीन होता है कौन पिरिमिडीन होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। सिंपली लिख लो पीयू, प्यूरीन का पीयू, जीए पूजा, पूजा की स्पेलिंग चेंज कर दें, पीयू जीए। पीयू मतलब प्यूरिडीन, जी फॉर Guanine. ग्वानिन, ए फॉर Adenine. मैम प्यूरिन में एडेनिन पिरिमिडीन ग्वानिन होते हैं। क्या बेटा? मैम कुछ नहीं। अरे नहीं बोल सकते हो। पिरिमिडीन के लिए क्या, पाइकट, पी वाई पिरिमिडीन, सी फॉर Cytosine. साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल। Uracil. एंड टी फॉर थायमिन। हाइविन। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये याद रखना है कौन प्यूरिन है कौन पिरिमिडीन है। एक क्वेश्चन गारंटेड यहाँ से आ रहा। सेकंड केस, इनमें से कौन 6 मेंबर्ड है और कौन 9 मेंबर्ड है? पता है किसी को कौन 6 मेंबर्ड है कौन 9? मैम प्यूरिन 6 मेंबर्ड है। मैं बोलूं नहीं तो? मैम एक और बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैंने बोला बेटा इसमें ना आपको मेंबर्स याद रखने पड़ते हैं कि प्यूरिन कितने मेंबर्ड रिंग होती है और पिरिमिडीन कितने मेंबर्ड रिंग होती है। प्यूरिन 9 मेंबर होते हैं ना, मैम डबल प्यूरिन होते 6 हैं। मेंबर ही है। मैम एक 6 मेंबर होती है, 2 5 मेंबर रिंग होती है। प्यूरिन होती है, मैम हाँ 9 विवेक बताएगा। मैम विवेक प्यूरिन, मैम जो प्यूरिन मेरे ख्याल से डबल रिंग स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, प्यूरिन प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन और- सिंगल रिंग Yes, स्ट्रक्चर ma'am. है। प्यूरिन देखो याद रखने का तरीका, प्यूरिन का नाम छोटा है, यस मैम। मैंने छोटा ऐसे पैकेट बड़ा धमाका, छोटा का पैकेट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बड़ा पैकेट है Yes, ma'am. काम छोटे करता है। तो प्यूरिन नाम छोटा तो रिंग डबल बड़ा 9 मेंबर्ड। बना के भी दिखाऊंगी ये सारी स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर्ड, याद रहेगा। यस मैम। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब शुगर जो होती है हमारे पास वो डीऑक्सी शुगर होती है।
डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन गायब होती है। ऑक्सीजन हट जाती है। कहाँ से गायब होती है? स्ट्रक्चर बनाओ उसका। मैम थर्ड पे लगेगा OH, और फिर वहां पे जो O के पास वाला है वहां पे लगेगा CH2OH। थर्ड पे OH होता है। सही बनाया मैंने ये। यस मैम। अब इसमें देखो ये जो सेकेंड वाला कार्बन, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे OH प्रेजेंट था तो हमने यहाँ से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर आपसे आरएनए की स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आरएनए में यहाँ पे OH लगा देना शुगर में, ठीक है। मैम फोस्फेट कैसा दिखता है? ऐसा हमारा फोस्फेट दिखता है। अब एक और चीज बताती हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बट अच्छी चीज है समझने के लिए। अगर जब भी आप प्यूरिन रिंग बनाओगे, देखो ध्यान से समझना, कोई भी प्यूरिन रिंग बनाओगे उसके अंदर रिंग्स का अटैचमेंट कैसे होगा? हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगा शुगर, ठीक है। शुगर की जो कार्बन नंबर 1 है, इसकी कार्बन नंबर 1 से आपका प्यूरिन की N9 मतलब 9th पोजीशन की जो नाइट्रोजन है वो अटैच होगी, कार्बन नंबर 1 और प्यूरिन की N9, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड में प्रेजेंट होगा कार्बन नंबर 5 से, C5 से हमारा फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये होता है C1N9 अटैचमेंट बोलते हैं प्यूरिन के अंदर जो देखा जाता है। और पिरिमिडीन के अंदर अगेन सेंटर में शुगर बनाओ, इसकी जो C1 मेंबर है, C1 के साथ पिरिमिडीन का N1 अटैच होता है। सेम इधर C5 से फोस्फेट, ये अटैचमेंट देखा जाता है। मैम ये N1 है। हाँ, N1 ऊपर N9। हो गया? यस मैम। अभी बताती हूँ अर्पिता N9 और N1 क्या होता है, बस नेक्स्ट स्लाइड पे स्ट्रक्चर ही बनवा रही हूँ। मैम C1 का मतलब कार्बन एट वन फर्स्ट पोजीशन है। अभी जो फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ना, देखो ये फर्स्ट पोजीशन वाली कार्बन C1, ये C1 है, ये C5 है। हो गया? देखो एडेनिन की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा। एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन है ना, तो 9 मेंबर्ड रिंग बनेगा। यस मैम। सारी 9 मेंबर्ड रिंग आपको ऐसे बनानी है। सारी मतलब क्या, 2 ही तो होती है ये।
अब जो याद रखना होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इनकी नंबरिंग कहाँ से करे। सपोज करो आपने नंबरिंग यहाँ से कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तो यहाँ आ रहा है। तो मतलब हमें नंबरिंग ध्यान रखनी पड़ती है हमेशा, और नंबरिंग इनका बिल्कुल फिक्स होता है। देखो कैसे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है अमीनो ग्रुप हमारे पास, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, पहले पूरी 6 मेंबर्ड को नंबरिंग करता है, फिर 7 8 और 9। तो इसका मतलब जो मेरी राइबोस शुगर है, अगर सपोज मैं यहीं पे राइबोस शुगर बना दूं, तो इसकी जो C1 पोजीशन है, ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे अटैचमेंट है, और इसकी CH2 वाली पोजीशन से हमारे पास फोस्फेट अटैच है। वो आ जाता है ऐसे। अब समझ में आया N9। और जब हम उसका पिरिमिडीन का देखेंगे तो उसकी C1 पोजीशन, सॉरी C1 N1 से अटैच हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर एडिनिन का। और एडिनिन के अंदर मतलब जितने भी प्यूरिन्स होता है सबके अंदर नंबरिंग कैसे किया मैंने, क्लॉकवाइज किया एंटी क्लॉकवाइज किया? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं बस, मैंने जो ये आपका ये येलो कलर से बनाया ना, ये पूरी की पूरी प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाया। पहले प्यूरिन की 6th पोजीशन पे मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया? अमाइन, है ना। तो इसका मैं एक और नाम लिख सकती हूँ ना, एडेनिन का, सॉरी 6 अमाइनो यस। प्यूरिन, यस ठीक है। फिर एडेनिन के बाद दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ग्वानिन। ग्वानिन की स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, 6 पोजीशन पे ऑक्सो 6 ऑक्सो 2 अमाइनो प्यूरिन। तो सिर्फ प्यूरिन की स्ट्रक्चर याद रख लो और ये नाम याद रख लो, सारी स्ट्रक्चर बना दोगे। मतलब 6th वाली पोजीशन, यहाँ से अमाइनो हटा के डबल बॉन्ड O लगा देना, और सेकेंड वाली पोजीशन पे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा देना। मैम स्ट्रक्चर सेम बनेगी। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर सेम बनेगा। ओके मैम। अब पिरिमिडीन पे आ जाओ। पिरिमिडीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको बना के। मैं पिरिमिडीन की बना रहा हूँ। पिरिमिडीन की बना, पिरिमिडीन में साइटोसिन की बना के दिखा। साइटोसिन होता है 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरिमिडीन। इतना ज्यादा डिफिकल्ट याद नहीं रखना है आप लोगों को, वैसे बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर यहाँ से बिल्कुल। एक जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर दी हुई है ना, सिर्फ वही वही याद कराऊंगी मैं आप लोगों को। ये बन गया, इसका नंबरिंग होता है, देखो हमारे प्यूरिन का एंटी क्लॉकवाइज था, इसका क्लॉकवाइज होगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या बनाया मैंने? 2 ऑक्सो 4 अमाइनो पिरिमिडीन, ये बना स्ट्रक्चर साइटोसिन का। ओके मैम। नो मैम Right. ओके है वो। हाँ हाँ, लिख लो, ऊपर लिख रही हूँ मैं, यहाँ से लिख लेना। थाइमिन का अगर कॉमन नेम आपको मैं बताऊं, खुद ट्राई करना उसकी स्ट्रक्चर बनाने का। थाइमिन का होता है 2 ऑक्सो 4 ऑक्सो 5 मिथाइल ठीक है। एंड यूरासिल का भी लिख लो। यूरासिल होता है 2 ऑक्सो 4 ऑक्सो पिरिमिडीन। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा, आप लोग इसके नीचे लिखना ताकि प्यूरिन और पिरिमिडीन सब एक साथ आ जाए।
मैम 4 ऑक्सो के बाद मैम यूरेसिल का क्या है? 2 ऑक्सो 4 ऑक्सो ये कौन से में? मैम यूरेसिल में। हाँ, 2 ऑक्सो 4 ऑक्सो pyrimidine। मैम साथ में ही लिखना है, 4 ऑक्सो के साथ में ही हाँ, pyrimidine लिखना 4 है। ऑक्सो के साथ में ही लिखना है pyrimidine। कि मतलब एक कॉमन pyrimidine की स्ट्रक्चर है, उसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड हो, फोर्थ पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो, ऐसे। यस मैम। अब एक क्वेश्चन, थाइमिन और यूरासिल में एक डिफरेंस मेरे को कौन फाइंड करके बताएगा? छोटा सा डिफरेंस है। मैम थाइमिन में मिथाइल मिथाइल है। थाइमिन में एक Thiamine एक्स्ट्रा मिथाइल। ग्रुप है सिर्फ मिथाइल 5 पोजीशन पे। तो अगर मैं मिथाइलेशन करते हैं यूरेसिल का हाँ पड़ता है। मतलब अगर मेरे को थाइमिन बनवाना है, थाइमिन बनवाना है, क्वेश्चन आता है इस पे, तो मैं यूरासिल का मिथाइलेशन कर दूं? यस मैम। तो इसका मतलब मैं थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी बोल सकती हूँ या नहीं? कि भाई यस मैम। यूरासिल की स्ट्रक्चर बना दो, सिर्फ उसके 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो लिख लो, थाइमिन इज ऑल्सो नोन एज 5 मिथाइल यूरासिल। मैम किसमें लिखना है? थाइमिन है बेटा, थाइमिन इज ऑल्सो नोन एज 5 मिथाइल यूरासिल। थाइमिन के सामने ब्रैकेट बना के लिख लेना। जुनेद, आपका बेटा हमेशा नेटवर्क इशू रहता है, ऐसे कैसे आप क्लासेस कंटिन्यू मैम मैं करोगे? डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। मैं ज्वाइन था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। एक क्वेश्चन, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने टोटल कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े? 5 टाइप के। यस मैम। GA CUT। किसी भी डीएनए ले लो या आरएनए ले लो, उसके अंदर 5 नहीं, कितने न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे सर? 4। नाइट्रोजनस बेसेस मिलेंगे 4। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी डीएनए की, तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और एडेनिन। एडेनिन। और आरएनए में गुआनिन एडेनिन टी वो साइटोसिन मतलब आरएनए और डीएनए के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, थाइमिन और यूरेसिल। थाइमिन और यूरासिल। तो अगर मेरे को डीएनए से आरएनए बनवाना है, तो मेरे को थाइमिन को रिप्लेस करना पड़ेगा यूरासिल में। यस तो मैम। अगर मैं इसको लैब में कराना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करा सकती हूँ? मैम मिथाइल ऐड थाइमिन के अंदर 5 मिथाइल, थाइमिन से मिथाइल हटा देंगे। बस 5 पोजीशन से मिथाइल हटा दो, वो यूरासिल बन जाएगा, बन गया हमारा डीएनए से आरएनए। यस अब इनके बीच में बॉन्डिंग देखो, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल 3 हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल डबल ट्रिपल वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैम इसी की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल है। हाँ, इसी की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल है, बिकॉज डीएनए के अंदर यूरासिल की जगह पे थाइमिन प्रेजेंट है। उसकी सेकंड पोजीशन पे, शुगर की सेकंड पोजीशन पे कोई OH नहीं है, मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये 2 चीजें इसको ज्यादा स्टेबल बनाती हैं। एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा हुआ है। यस मैम। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ना कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड मत बोलना इनको। 12th में जो एग्जामिनर आता है ना, वो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स को पिक करता है आप लोगों की। आप लोगों बोलोगे एडेनिन थाइमिन के बीच में कितने होते हैं, आप लोग बोलोगे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर वो बोलेंगे किस टाइप का बॉन्ड है, आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई सिंगल डबल ट्रिपल कभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड। हुआ था मैम लास्ट ईयर जब एक्सपेरिमेंट वो बाहर से एक्समाइनर आए थे ना मैम, एक दीदी से पूछा उन्होंने, और उन्होंने ना सिंगल डबल बॉन्ड बोला, और उनसे जब पूछा कौन सा बॉन्ड है तो वो नहीं बता पाए। अभी भी ये नहीं बोलना डबल है, बोलो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लिखते टाइम मतलब खुद के याद करने के लिए तो हम जनरली डबल ट्रिपल ही बोलते हैं,
इवन मुझे भी बहुत हैबिट है डबल ट्रिपल बोलने की, बट चेंज करेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं आप लोगों से एक स्ट्रक्चर बनाऊं डीएनए का, बहुत बेसिक सा, तो डीएनए हमको कुछ ऐसे नजर आता है। ये मेरे पास शुगर प्रेजेंट होता है ऐसे, यस मैम। ठीक है। शुगर के कौन से उसमें राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन हुआ तो उसकी एनानाइन पोजीशन से, ठीक है। और उसके दूसरी साइड में फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप कैसे लिंक रहता है, ऐसे फॉस्फेट ग्रुप लिंक रहता है। गेन यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन हो जाएगा, ये शुगर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ गुआनिन, देन शुगर, ये, और ऐसे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैम फॉस्फोरस तो यहाँ पे बैकबोन की तरह काम कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फेट और शुगर ये दोनों मिलके डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, सिर्फ फॉस्फेट नहीं, दोनों। यस मैम। ये बैकबोन है हमारे डीएनए का। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर हम बेस पेयर्स काउंट करेंगे। तो एक नाइट्रोजनस बेस ये हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस ये हो गया, बन गया ना एक पेयर। तो मैं काउंट करूंगी कि भाई कितने मेरे पास नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ये एक बेस पेयर हुआ, ये दो, और ये तीन। ठीक है। लेकिन अगर मैं जब न्यूक्लियोटाइड काउंट करूंगी, न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड और साइड वाला कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। एक सेकंड पहले इसकी मेजरमेंट लिख लो बच्चों। ये जो डीएनए होता है ना, अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। मैम एक बार स्ट्रक्चर दिखा दो। क्या दिखा दूं? स्ट्रक्चर मैम। स्ट्रक्चर पे तो है स्लाइड, ठीक है। तो डायमीटर ये हो गया, और अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.034 34 नैनोमीटर, या फिर मैम 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया। और डीएनए हमेशा देखो, डीएनए की अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे ना कभी, तो डीएनए की 3D स्ट्रक्चर आपको ऐसे, मैम एक बार पीछे वाले साइड। यही वाली ना, मैम 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। और मैम ये 2 नैनोमीटर डायमीटर तो डायमीटर है। मैम 3.4 जो है मैम पूरे की होती है ना मैम, उसकी डिस्टेंस नैनोमीटर। नहीं मैम, पूरे की तो शायद 10 इंटू 3.4 होती है ना। बताऊंगी वो भी अभी। 3.4 होती है क्योंकि मैम एक उसमें ना मैम 10 बेस पेयर होते हैं, और मैम 10 से डिवाइड करेंगे तो मैम एक बीच की डिस्टेंस आएगी 0.34 नैनोमीटर। मैम वो की बात कर रहे हैं। नहीं है ऊपर के 2 नैनोमीटर, मैम डायमीटर है ना। डायमीटर है वो पूरा ऊपर से। मैम आपने डिस्टेंस लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, डायमीटर। अब ठीक है, यस मैम। यप। यस मैम। देखो, अगर आप डीएनए की 3D स्ट्रक्चर देखोगे, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ऐसे, ठीक है। ये इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, अभी देखो इतना होता नहीं है। तो ये जो पूरा एक हेलिक्स आपको दिख रहा है ना, पूरा एक कर्व, इसको बोलते हैं हेलिक्स। इस पूरे एक हेलिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 4 नैनोमीटर। नैनोमीटर। और इस एक हेलिक्स के अंदर टोटल होते हैं 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर। अब आप खुद बताओ, जो मैंने पीछे लिखा था 10 बेस पेयर्स की डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितनी हो गई? 0.34। 0.34 नैनोमीटर। सही लिखा था ना वो वहां पे फिर? Yes, तो ma'am. 2.34 यस मैम। और मैम मैं 3 इसी को बोला था ना, 3.4 नैनोमीटर एक हेलिक्स की डिस्टेंस, मैंने वो वहां पे। कोई बात नहीं बेटा, होता है। और इसको एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम। अब एक मैम कैलकुलेटिव, 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ 34 एंगस्ट्रॉम, 34 ही तो लिखा। ओके। अब मेरे को डीएनए की लेंथ फाइंड आउट करके दो आप लोग। कैसे करोगे डीएनए की लेंथ फाइंड आउट? मैम ह्यूमन डीएनए की या जीनोम? ह्यूमन डीएनए की। मैम एक मैम बेस पेयर नंबर को ऑफ बेस डिस्टेंस को पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर से इंटू कर देंगे। यस मैम। देखो मैंने आपको बताया था टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर। एक हेलिक्स में होते हैं -9 बच्चों, +9 टोटल टोटल, into 10 की पावर +9 आएगा। है ना। और दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 3.4 0.34। मल्टीप्लाई कर दो इसको, और मल्टीप्लाई करके मीटर में आंसर निकाल के दो। यस मैम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, जिसको नहीं पता है लिख लो, 10⁻⁻9 मीटर। -9 होता है +9 होता है? -9 निकालो जरा जल्दी से। मैम 2.24 2.4 मीटर आ रहा है। 2.24। तो मैंने जो आप लोगों को लास्ट स्लाइड में लिखाया था टोटल मैम डिस्टेंस 2.2 मीटर। मैम 2.2 2.2 मीटर। मीटर। वेरीफाई हो गई वो लेंथ? यस मैम। ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया 2.2 कैसे निकाला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो 0.34 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, यस और इनको फिर 6.6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया हमने, ये 2.2 मीटर। सॉर्टेड। चलो अब 2 पॉइंट और लिख लो आज की क्लास के लास्ट पॉइंट्स। एक होता है न्यूक्लियोटाइड एंड एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना होता है, शुगर, फॉस्फोर, नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। यस मैम। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो मैं सारे के सारे आप लोगों को साथ ही साथ करा रही हूँ। लिख लो इसको भी जल्दी से। ओके मैम। हो गया ना? अब आ जाओ Yes, थोड़ा सा वापस इसी स्ट्रक्चर पे। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने आपको बना के दिया। अब डीएनए को ये बोलते हैं कि डीएनए जो होता है ना वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब एंटी पोलैरिटी दिखाता है। एंटी पोलैरिटी का मतलब एक साइड 3 डैश से 5 डैश जाते हैं, सर 5 डैश से। अगर मैंने एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम लिखा तो दूसरे वाला होगा 3 प्राइम, और दूसरे वाले को 3 प्राइम लिखा तो ये 5 प्राइम। 5 प्राइम।
ये हमेशा याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, ये सब। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये 5 और 3 का मतलब क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3 और 5 से अटैच होते हैं। जब आप इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे ना, और डिटेल स्ट्रक्चर में बनवा सकते हो, बट वो काम मैम की नहीं जिस है। साइड फॉस्फेट फ्री होता है वो 5 प्राइम है। यस मैम। शुगर का एंड, फॉस्फेट नहीं, शुगर। हाँ मैम, शुगर का जिसे एक free साइड होता है शुगर का 3rd एंड फ्री होता है, उसको 3 प्राइम बोल देते हैं, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो 5 प्राइम वाला फ्री 5 होगा। प्राइम से अगर जुड़ा एक होता जगह है। पे 5 प्राइम फ्री है तो उसके अपोजिट वाला हमेशा 3rd एंड वाला फ्री होता है। मैम हम ये शुगर का देखेंगे। शुगर का देखते हैं, ठीक है, हमेशा शुगर का देखा जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट है भाई, फॉस्फेट के अंदर तो होते ही नहीं है 3 5 कुछ भी नहीं होते ना। मैम और नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भी 3 5 कार्बन नहीं होते, वहां पे नहीं तो होते 3 ना। नंबर पे नाइट्रोजन आ जाता है। चाहे आप Yes. यूरिन देख लो या पिरिमिडीन देख लो, दोनों के अंदर नाइट्रोजन है। तो हमेशा ये 3 और 5 शुगर के कंसीडर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो बनेगा हमारा यहाँ से, एडेनिन क्या है मेरे पास? प्यूरिन है। थायमिन जहाँ पिरामिडिन के साथ लगता है प्यूरिन। पिरामिडिन है। प्यूरिन कितने मेंबर बताया था मैंने? 9 मेंबर, 9 मेंबर, 6 मेंबर। और इसका मतलब डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमेशा एक 9 मेंबर, बड़ी साइज रिंग, फिर छोटी, फिर इधर छोटी, फिर इधर बड़ी, ऐसे बॉन्डिंग होगी। सपोज करो मैंने ऐसे बॉन्डिंग करा दी, 6 6 ऊपर कर दिया, 9 9 नीचे कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी डीएनए की नहीं? डायमीटर चेंज है। डायमीटर चेंज हो जाएगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो डीएनए की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमने प्यूरिन को हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट रखा है, या फिर पिरिमिडीन को प्यूरिन के अपोजिट रखा है, ताकि जो ये हमारे बेस पेयर्स हैं ये पैरेलली चल पाए। एक बेस पेयर के दूसरा बेस पेयर दोनों एक दूसरे के प्लेन में प्रेजेंट हो, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लाइक, जैसे होता है ना सीढ़ी होता है, सीढ़ी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्टिक्स प्रेजेंट होता है वर्टिकली, अगर उसका किसी का साइज बड़ा कर दे किसी का छोटा कर दे, तो जो उसकी बैकबोन है, क्या बैकबोन कभी भी उन स्टॉक्स को मेंटेन कर पाएगी? नो मैम। नहीं कर पाएगी ना। तो उन सबका साइज इक्वल होना चाहिए, तभी बैकबोन हमारी प्रॉपर्ली वर्क करेगी। तो ये चीज याद रहेगी, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट रहेगी, ताकि हमारे पास जो बेस पेयर्स हो एक दूसरे को स्टॉक ओवरलैप कर पाए। चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर पैकेजिंग पढ़ेंगे कल, और एनसीईआरटी आप लोग साथ ही साथ पढ़ते रहोगे खुद से? यस मैम। एनसीईआरटी करते रहना बच्चों। हाँ अटेंडेंस ले रही हूँ गुंजन। मैम उसको अटेंड